गुड आफ्टरनून बच्चे लोग। कैसे हो सब? मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मुसाफिरों, आशा है कि तुम सब अच्छे ही होंगे। वैसे आज हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एक टॉपिक जो कि होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे तो इसका मतलब शॉर्ट वीडियो चैनल में है, लेकिन इसे समझाना भी तो पड़ेगा ना। वैसे आज ये चैप्टर नहीं है टॉपिक। ये टॉपिक मैं करीब-करीब 15 मिनट में ख़त्म कर दूँगी। आपका काम ये है कि जो मैं बोलती हूँ वो अच्छे से सुनना है और उसके बाद उसे जाकर अपनी बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। वैसे बुक में जो है ये वही सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिएगा कमेंट, जो भी डाउट है मैं या तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी या फिर आपको कमेंट में ही आंसर उसका दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ? ऑटो मतलब क्या होता है ना, खुद से, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो खुद का न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं। तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो कि होते हैं हमारे कुछ बैक्टीरिया और मैक्सिमम सारे ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको अपने लिए कुछ कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि बेसिकली फुलफिल करते हैं हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और उसी रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट के ऊपर हम सब डिपेंडेंट होते हैं। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस क्या है अब हम वो देखेंगे। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं ना, ऑटोट्रॉफ। क्यों? इसमें क्या होता है ना, ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आउटसाइड से वो लोग लेते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है जो कि होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight, they gives rise to glucose and 1 molecule of glucose. Remember it. And 6 molecule of oxygen and 12 molecules of water. अच्छा, तो ये एक आपने देखा केमिकल रिएक्शन में सनलाइट एक लाइट एनर्जी से एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब सनलाइट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बनाया, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने इसे एक्सप्रेस किया। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वही एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। वैसे बाकी सबसे भी एनर्जी मिलता है, लेकिन बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट से एनर्जी मिलता है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या इमीडिएटली, सारे कार्बोहाइड्रेट तो इमीडिएटली एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा वैसा तो नहीं है ना। कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, स्टोर होकर होता है, जो कि फ्यूचर में जब चाहिए होगा उससे एनर्जी निकालेंगे प्लांट लोग। तो क्या होता है ना, जो जिस फॉर्म में स्टार होता है वो होता है स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टाइप का होता है, ये आप सोच सकते हैं। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है। फिर आता है आपका जो एनिमल के बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। हाँ, स्टार्च जो हो वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व हम उसे बोलते हैं, क्योंकि स्टार्च क्या होता है ना, उनके सेल के अंदर रिजर्व होकर रहता है एनर्जी के फॉर्मेट में, तो उसे इंटरनल एनर्जी रिजर्व हम कहते हैं। देखा, 2 मिनट में खत्म हो गया कुछ। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, 3 प्रोसेस होते हैं। बेसिकली तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ना इसे आपको बहुत छोटा-सा करके 3 पॉइंट में दिया हुआ है। तो क्या होता है ना, पहले लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, हमारे प्लांट के सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है ना, वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो क्या होता है, और उसके साथ-साथ वाटर मॉलिक्यूल किससे बना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। उससे हमारे ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, जो कि हमारे मतलब बाकी सब रेस्पिरेशन के लिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, यहीं से फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि यहीं से ही हम वो प्लांट एक ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है। बेसिकली तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 प्रोसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा बुक में दिया है कि अगर ऑक्सीजन कोई केमिकल या कोई चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हुआ या ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। बेसिकली जब तुम 11th-12th में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस, एक्सेप्ट, रिमूव, ये सब के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारे बुक में कितना दिया है, अगर उसी के अकॉर्डिंगली हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, यहाँ पे CO2, यहाँ पे देखो ऊपर वाला रिएक्शन में CO2 में क्या C एंड O है। अब वो मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें 12 हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। तो ग्लूकोज फॉर्मेट हो रहा है तो CO के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं इससे कि ये रिडक्शन हुआ है। समझे?
आप ये मत सोचिए कि ये सारे जो प्रोसेस होते हैं एक के बाद एक होते रहते हैं। नहीं, प्लांट अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से इससे मतलब इसमें कुछ चेंजेस ला सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल होता है हमारा डेज़र्ट प्लांट। डेज़र्ट प्लांट क्या होता है, डेज़र्ट एरिया में ग्रो करते हैं और डेज़र्ट में आप सबको पता है कि वाटर वहाँ पे बहुत कम अवेलेबल होता है। तो प्लांट क्या करता है ना, रात में CO2 एब्ज़ॉर्ब करता है और उसमें एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करता है, फिर वो इंटरमीडिएट को दिन में यूज़ करता है। जब सनलाइट अवेलेबल होता है तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है और फिर वो इंटरमीडिएट हमारे यूज़ होता है एनर्जी रिलीज़ करने में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो क्यों रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब होता है, क्यों दिन में नहीं, वो मैं स्टोमाटा जब आपको पढ़ाऊँगी उसके कॉन्सेप्ट तभी आपको बताऊँगी। तो बस अब इतना समझ लीजिए कि डेज़र्ट प्लांट में रात को कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं। तो द एनर्जी एब्ज़ॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे एक्ट अपॉन द दिस इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक मैं बोली थी कि आपको कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। फिर क्या होता है ना, एक्टिविटी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक वेराइगेटेड लीफ लीजिए, जो कि वेराइगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है ना, जो उस लीफ में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ग्रीन कलर क्लोरोफिल जो प्रेजेंस शो करता है, फिर अलग अलग कलर होता है। जैसे कि आप अपने क्रोटन का लीफ ले सकते हैं या फिर आप वो मनी प्लांट का एक लीफ ले सकते हैं। फिर पहले क्या कीजिए ना, वो प्लांट को एक डार्क रूम में रखिए 3 दिन के लिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या कीजिए ना, वो प्लांट को 6 आवर सनलाइट के लिए रखिए। फिर उसमें से एक लीफ प्लग करके उसमें जो ग्रीन एरिया है उसे ट्रेस करिए एक पेपर में। फिर इसे क्या कीजिएगा ना, एक अल्कोहल में उसे इमर्स करिएगा। मतलब वो एक अल्कोहल में उसे डुबो के रखिएगा। उस अल्कोहल कहाँ पे होना चाहिए, एक बीकर में। फिर उस बीकर, अल्कोहल और ये जो वाटर वाला सेटअप, तीनों को आप लोग क्या करेंगे ना, एक वाटर बाथ में रखेंगे और उसे बॉयल करेंगे। फिर लिप का कलर चेक करेंगे। लिसन, अगर बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो उससे थोड़ा अवॉइड कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फिर क्या होता है ना, प्लेस इट इन वाटर बाथ, ये तो मैंने बोल दिया। उसके बाद बॉइलिंग होने के बाद लीफ का कलर चेक करना, फिर उसे डिप करना लीफ में। वो लीफ को डिप करना डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए। फिर उसे क्या करना, रिंस उसे ले जाके रिंस कर देना। रिंस करने के बाद क्या करना, ऑब्जर्व करना कि लीफ का कलर क्या है एंड कंपेयर करना वो जो लीफ का ट्रेसिंग आपने किया हुआ था ना पहले, तो उसके साथ कंपेयर करना और फिर देखना कि स्टार्च का लोकेशन देखना। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँगी कि क्यों हमने ये सारे प्रोसेस किया। हर प्रोसेस का मतलब आपको बताऊँगी। अच्छा, पहले जो सेकंड स्टेप में हमने प्लांट को डार्क रूम में रखा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे तो होगा ये कि जो भी उसमें जो फूड प्रिपेयर हुआ होगा, स्टार्च प्रिपेयर हुआ होगा, वो सब वहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि नया फूड तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद जब हम फिर उसे 6 घंटे के लिए रखेंगे तो प्लांट जो भी उसका क्लोरोफिल होगा, वो नया फूड प्रिपेयर करेगा। उससे फिर उसके बाद क्या होगा ना, हमने लीफ प्लग करके उसमें जो अल्कोहल में डाल दिया, अल्कोहल में डालकर उसकी बॉइलिंग करने के बाद क्या होगा ना, क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा। अब क्लोरोफिल का जब लॉस हो जाएगा तब हम उससे स्टार्च के जो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे स्टार्च पे लोकेशन है, वो हम इजीली मतलब ये कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। क्योंकि वो क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा तो ग्रीन कलर लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जब उसे आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयोडीन में क्या होता है ना, जब स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन क्या करता है ना, स्टार्च को ब्लू कलर करा देता है। तो वो देखना, आप जब ट्रेसिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि जो पहले से ट्रेसिंग किए थे ना, तो जब उसके साथ मतलब मिलाएंगे तो आप यही देखेंगे कि जहाँ पर हमने क्या लिया था, जहाँ पर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल का डिमार्किंग था, वहीं पर ही जहाँ पर क्लोरोफिल का मार्किंग था वहीं पर ही देखना ब्लू कलर का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है प्लांट में। हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता चल जाए। फिर फिर देखिए आता है स्टोमाटा। मैं बोली थी आपको स्टोमाटा के बारे में बताऊँगी। तो स्टोमाटा क्या होता है ना, टाइनी पोर होते हैं जो कि लीफ सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और स्टोमाटा के थ्रू मैसिव अमाउंट का गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। आपको आप यहाँ देखें, इक्वेशन में देखिए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटसाइड से लेता है वो इसी स्टोमाटा के थ्रू लेता है। तो बहुत सारे क्या होता है ना, और भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जैसे स्टेम, लीफ, रूट, ये सब के थ्रू भी होते हैं।
अच्छा, जब स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है ना, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इस पोर के थ्रू। क्या होता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो प्लांट क्या करता है ना, स्टोमाटा क्लोज ही रखता है, क्योंकि इससे खाली-खाली वाटर लॉस हो जाएगा इसलिए। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा को कौन रेगुलेट करता है? गॉड सेल। तो गॉड सेल क्या होता है, वो आपका बुक में डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। तो जब उस गॉड सेल में वाटर फ्लो करेगा तो क्या करेगा, वो स्वेल कर जाएगा, तो स्वेल कर जाएगा तो स्टोमाटा ओपन कर जाएगा और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे सेल में वाटर की कमी है, तो क्या गैस से स्वेल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा ना, श्रिंक कर जाएगा तो पोर क्लोज हो जाएगा। तो अभी और वाटर लॉस नहीं होगा और गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे डेजर्ट प्लांट में देखिए, अगर डेजर्ट प्लांट में दिन में मतलब स्टोमाटा खुला रहेगा, वैसे तो उससे वाटर सप्लाई कम होता है। अगर दिन में स्टोमाटा ओपन रहेगा तो उसमें से ट्रांसपिरेटरी लॉस होगा। ट्रांसपिरेटरी लॉस मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म, ज़्यादा वाटर लॉस होगा और उन्हें वाटर का सप्लाई भी नहीं कम होता है, तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो रात को स्टोमाटा ओपन करते हैं और सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर स्टोर करके रखते हैं इंटरमीडिएट बनाकर। तो अब समझे आप क्यों डेजर्ट प्लांट दिन में नहीं स्टोमाटा ओपन नहीं करके रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बस यही रीज़न था और कुछ नहीं। फिर आता है हमारा और एक डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक्टिविटी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हम कैसे पता करें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं? देखो, अब क्या करना है ना, आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, फिर उसे क्या करना है, डार्क रूम में रखना है। आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि डार्क रूम में रखने से क्या होगा, 3 दिन तक डार्क रूम में रखेगा। फिर उसे लेके वो जो पॉटेड प्लांट है ना, उसे लेकर ग्लास प्लांट मतलब ग्लास प्लेट में रखना है। फिर उसे क्या करना है, एक प्लांट के पास एक वॉच ग्लास में KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लांट के साइड में रखना है, एक वॉच ग्लास में, दूसरे के पास नहीं रखना है। तो फिर दोनों ही प्लांट को मतलब पहले वाला प्लांट जिसके पास आपने वॉच ग्लास में KOH रखा है और दूसरे वाला प्लांट जो कि नॉर्मल वैसे ही है, दोनों को आप सेपरेटली बेल जार में कवर कीजिए। फिर उसे क्या करिए ना, वैसलीन से वो जो ग्लास प्लेट दोनों है उसे सील कर दीजिए, ताकि वो एयर टाइट हो जाए, ताकि उसे सराउंडिंग से सनलाइट तो मिले, लेकिन बाहर से एयर नहीं मिल पाए। फिर क्या करना है, वो प्लांट को सनलाइट में, मतलब वो जो आपने सेटअप बनाया उसे दोनों को सनलाइट में 2 घंटे के लिए रख दीजिए वैसे ही। तो इससे आप देखेंगे कि देखना, जो पहला वाला जो जिसमें आपने KOH रखा है और दूसरा वाला जिसमें आपने KOH नहीं रखा है, दोनों को प्लांट दोनों के लीफ को लेकर उसका मतलब स्टार्च के लिए टेस्ट करना है। मतलब जैसे कि हमने पहले किया था, वो अल्कोहल में डालना, ये इसमें अल्कोहल में डालना वाटर बाथ, फिर आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब जो भी आपने किया था फिर से करना। फिर आपने देखिएगा जो पहले वाला प्लांट जिसके साइड आपने KOH रखा था, उसमें फूड प्रिपेयर नहीं हुआ होगा, मतलब उसमें स्टार्च प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ होगा। क्यों क्यों ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे में हुआ होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्या कमी रह गई? अपने फर्स्ट वाला प्लांट के पास KOH रखा था, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH क्या करता है ना, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो गया। तो जब दूसरे के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो गया, सनलाइट अवेलेबल हो गया, सब उसको सब मिल गया, तो उसने फूड प्रिपेयर कर लिया, ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया, फिर उसे स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर भी कर लिया। लेकिन पहले वाले में क्या होता है ना, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिला, इसलिए उसने फूड प्रिपेयर नहीं किया और स्टोर भी नहीं कर पाया उसने। तो इसलिए इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है हमारे ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। तो यही था डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे कि हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, तो आपको ये तो पता चल गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से आता है। तो वाटर कहाँ से ऑब्जर्व होता है? तो जो वाटर होता है ना, टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट के थ्रू सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं। और वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी ऑब्जर्व होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे। तो ये नाइट्रोजन का 3 रोल है, जो कि बुक में आपको मैंने मतलब दिया गया है, और भी वैसे बहुत सारे रोल है, वैसे ये 3 आप याद रखिए। जो कि नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है। फिर आता है नाइट्रोजन कैसे मतलब इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में उसे बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। और वो सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है, कैसे कन्वर्शन होता है, ये सब आप 11th-12th में जाकर आपको समझ में आएगा। तो यही था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखा, करीब करीब 15 मिनट के अंदर आपके चैप्टर ख़त्म हो गए ना? नहीं, अब आपको बस ये पढ़ना है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में आकर अच्छे से सही तरीके से उसे कमेंट करना है। फिर या तो मैं वहाँ पे आपके कमेंट में जाकर आंसर लिख दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट पहले क्लियर करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको पढ़ाऊँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।
वैसे अगर अच्छा लगा है वीडियो और आपको कुछ भी समझ में आया, थोड़ा भी मदद मिला है, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।